गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने गुणा के लिए जो वैदिक मेथड में आपको जो सूत्र दे रखे थे, हम सब सूत्रों के बारे में हमने पढ़ा था, और उससे पहले की क्लास में हमने योग और व्यवकलन के बारे में वैदिक विधि से हल करना सीखा था। आज हम आपके वैदिक मेथड के अंदर जो भाग की विधियां दे रखी है उनमें 3 विधियां हैं। एक निखिलम विधि से भाग है, एक परावर्त्य विधि से भाग है और एक ध्वजांक विधि से भाग है। आज की क्लास में हम निखिलम विधि और परावर्त्य विधि से भाग देना सीखेंगे और उन पे रिलेट जो एग्जांपल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे और आपको हल करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर जो ले रहे हैं वैदिक मेथड में, वो है आपकी भाग विधि। और ये भाग विधि के लिए आपको बताएं कि इसमें 3 मेथड है। आपकी बुक में 3 मेथड है। पहले का नाम है निखिलम विधि, दूसरी जो विधि है उसका नाम है परावर्त्य विधि, परावर्त्य विधि, और तीसरा जो मेथड है वो है ध्वजांक विधि, ध्वजांक विधि। अब देखिए, इनमें आज हम निखिलम विधि और परावर्त्य विधि के बारे में पढ़ेंगे और ध्वजांक विधि के बारे में कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये देखें कि निखिलम विधि और परावर्त्य विधि, ये दोनों विधियां वैसे आपकी पिछली क्लासों में पढ़ी हुई है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर ले, ढंग से समझ लें। बड़े आसान क्वेश्चन है इसके। इसमें जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ 111,034, इसमें भाग लगाना है मुझे 889 का। ध्यान देना, ये एक क्वेश्चन है। निखिलम विधि और परावर्त्य विधि में ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल एक चीज़ का अंतर है, केवल विचलन ज्ञात करने का अंतर है, और उसके बाद में एक स्टेप में हम इसमें परिवर्तित अंक भी लिखते हैं, केवल उसका फर्क है। बाद बाकी दोनों मेथड है वो करने में एक जैसे हैं। तो मैं इसी एक एग्जाम्पल को दोनों मेथड से आपको बताऊंगा और फिर इस पे रिलेट आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम करते हैं निखिलम विधि से। तो ये है निखिलम विधि। देखो कैसे करना है, ध्यान देना, एग्जाम में कैसे लिखना आपको। जब निखिलम विधि से हम किसी सवाल को हल करते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पे हम यहाँ पे 3 खंड बनाते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखते हैं आधार। सबसे ऊपर लिखा जाता है आधार, फिर हम लिखते हैं भाजक, और फिर हम नीचे लिखते हैं विचलन। ठीक है, अब देखो आपके पास जो सवाल दिया गया है कि 111,034 यानी 1,11,034 में आपको भाग देना है 889 का। ये 889 जो है इसको हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। यानी किसी संख्या में जिस संख्या का भाग लगाया जाता है उसको भाजक कहते हैं। आपने ये पढ़ा है, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो होता है भाज्य, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो होता है भाजक, नीचे जो लिखा जाता है वो होता है शेषफल, यहाँ जो लिखा जाता है वो होता है भागफल। यानी किसी संख्या में आप किसी दूसरी संख्या से भाग लगाते हैं तो यहाँ नीचे जो बचता है वो शेषफल कहलाता है, यहाँ जो आता है वो भागफल होता है, और यहाँ जो आएगा वो भाजक। तो आप ध्यान दें, 1,11,034 ये जो संख्या है ये भाज्य है, ये बीच में आएंगी, ये क्या होंगी? भाज्य। और जिस संख्या का भाग लग रहा है वो है आपका भाजक। ठीक है, अब ये देखो, ये भाजक जो है, ये भाजक तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई 889 है, लेकिन इसका आधार लेना है आपको। अब ध्यान दें, आधार के लिए आपको बताया हुआ है कि आधार क्या होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, और इसी प्रकार से आगे आपके आधार चलते हैं। तो ये 889 जो संख्या है, आप देख पा रहे हैं ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है या 1000 के? तो आप देखेंगे कि ये जो संख्या है ये 1000 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका जो आधार है वो हो जाएगा 1000। ठीक है, अब आधार हो गया 1000, भाजक हो गया इसका 889। हम ज्ञात करेंगे अब इसका विचलन। तो ध्यान देना, निखिलम विधि से हम हल कर रहे हैं, तो निखिलम विधि में विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार माइनस भाजक। ठीक है, ध्यान दो, विचलन कितना होगा, तो 1000 में से 889 माइनस करेंगे तो विचलन आ गया 111, यानी 111 आ गया। अब सुनो बात, ध्यान देने वाली बात क्या है वो सुनो।
आधार जो आपका है उसमें कितने जीरो हैं, उसमें 3 जीरो हैं। और जब हम विचलन ज्ञात करेंगे तो विचलन के अंदर जो अंक आएंगे वो अंक भी आपके 3 अंकों में होने चाहिए। ठीक है, अगर 3 अंकों में नहीं है तो सबसे पीछे वाले जगह पे हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना क्या हो, कैसे हल होगा। सॉरी, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लाइन बनाएंगे। हाँ ये लो, अब ध्यान दो, ये एक लाइन बना दी नीचे, आपने यहाँ आधार लिख दिया, भाजक लिख दिया, विचलन लिख दिया, नीचे एक लाइन बना दे। ठीक है, यहाँ जो भी पद आएगा वहाँ ये आएगा आपका भागफल, ये लो। अब देखो इधर, अब यहाँ क्या करें आगे, तो आपको 889 का भाग जिस भाज्य में लगाना है उसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। और इसके आधार में जीरो कितने हैं, 1 2 3 जीरो हैं। तो ध्यान देना यहाँ पे ये खंड बनते हैं, तो आप ये देखेंगे यहाँ पे कि जैसे ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है, 3 प्रकार के खंड बने हैं, पहला खंड ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब देखो इधर आधार में जितने जीरो हैं, भाज्य में से पीछे से उतने अंक जो है वो तो अपन रखेंगे तीसरे खंड में, बाकी सारे कहाँ आएंगे, बीच वाले खंड में आएंगे। तो ध्यान देना इसमें 6 अंक हैं, 3 अंक तो हमें यहाँ लिखने हैं, तो आगे के 3 अंक यहाँ लिख देंगे, 1 1 1, 111 तो है तो 111 ये आ गए। बाद के जो 3 अंक है वो बाहर लिखेंगे, 0 3 और 4। क्लियर है, वापस देखें दोबारा, सबसे पहले आधार लिखेंगे, फिर भाजक लिखेंगे, फिर विचलन लिखेंगे। और कौन सी विधि है, निखिलम विधि में। तो आधार, अब भाजक कितना है, 889 है, 1000 के करीब है, इसलिए इसका आधार हो गया 1000। फिर विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, आधार में से भाजक को माइनस करेंगे, तो आधार में से भाजक 889 को माइनस किया तो आपके पास आंसर है 111, जिनको इस प्रकार से लिखना है। और विचलन में उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में जीरो हैं, बिल्कुल सही है, आधार में 3 जीरो हैं, विचलन में 3 अंक हैं। अब देखो इस प्रकार से हम लिखेंगे, फिर इसके खंड बना देंगे, लाइन बनाएंगे, यहाँ जो मान आएगा यहाँ लिख देंगे भागफल और इधर कर देंगे एरो मार्क, यानी यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, भागफल। और तीसरे खंड में यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। ठीक है, ये हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। अब देखो पहली स्टेप जो है वो हमेशा कंप्लीट मानी जाती है, पहली स्टेप हमेशा कंप्लीट, यानी यहाँ जो भी अंक होगा नीचे वो का वो अंक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक एरो मार्क से दिखा दिया, और ये 1 है तो नीचे क्या हो गया 1। अब इस 1 को गुणा करना है विचलन वाले अंकों से, तो विचलन वाले अंकों में क्या है, 1 1 1, यानी 111 है, अलग अलग अंक देखें तो 1 1 1, तीनों प्लस में है। तो ये 111 जो हैं वो 1 से गुणा होंगे, 1 से गुणा होंगे तो फिर कितने आएंगे, 111 ही आएंगे, यानी 3 बार आएंगे 1 1 1, जिनको आपको अलग अलग अंकों के नीचे लिखना है। जैसे 111 को 1 से गुणा किया तो कितना आया, 111 ही आया, तो इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 1 1। फिर दूसरी स्टेप क्या हो गई, कंप्लीट। अब इन दोनों में देखो ये 1 किसका है, प्लस का, ये भी किसका है, प्लस का, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। बस आगे ऐसे ही काम करना है। अब इस 2 का गुणा किससे करना है, 1 1 1, 111 से, तो कितने हो जाएंगे 222, 2 2 2 ऐसे आएंगे। इनको भी अलग अलग अंकों के साथ लिखना है, 2 फिर इसके नीचे 2 फिर इसके नीचे 2, फिर ये तीसरी स्टेप कंप्लीट। ये कितना हो गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो ये हो गया 4। अब यहाँ आ गया आपके पास 4, तो 4 को गुणा करेंगे 1 1 1 से, तो कितना आएगा 444, 4 4 4। अब यहाँ ध्यान दें आप, जैसे ही आपके पास अंतिम अंक के नीचे अंक मिल जाए वहीं ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इधर से जोड़ना प्रारंभ करो, यहाँ से ये स्टेप कंप्लीट हो गई। 4 और 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर देखो 3 और 2 5, 5 और 4 9 होते हैं। फिर 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7। तो अब आप देखें आपके पास द्वितीय खंड के अंदर यहाँ जो मान आया है 124, ये तो है आपका भागफल, और यहाँ जो मान आया है 798, ये है आपका शेषफल। ठीक है, और अब इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे और लास्ट में अपन लिख देंगे, इसलिए
अभिष्ट भागफल बराबर 124 और अभिष्ट शेषफल, या इसके साथ में लिख सकते हैं शेषफल कितना आएगा 798। अब देखें इधर, यहाँ शेषफल का मान कभी भी भाजक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शेषफल का मान हमेशा भाजक से कम ही होता है। तो एक बार ये चेक कर लेना, किसी किसी सवाल में जब भाजक का मान शेषफल का मान भाजक से अधिक आ जाता है, उस स्थिति में हम यहाँ पे भाग और लगाते हैं। आपने 9th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये सवाल यहीं कंप्लीट हो गया, क्योंकि शेषफल है 798, इसका मान 889 से कम ही है, ठीक है। तो शेषफल बिल्कुल ठीक है, और ये आ गया आपका भागफल। तो लास्ट में आ जाएगा अभिष्ट भागफल बराबर 124 और शेषफल बराबर 798। अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे परावर्त्य विधि से, तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे, सवाल कैसे चेंज होगा ध्यान रखें, उसमें कहाँ कहाँ चेंज होता है ध्यान से सुने। अब ये विधि आपकी आ गई परावर्त्य विधि। देखो मैं इसी सवाल में एक बार चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि होता क्या है एक्चुअल में। अब ध्यान दें, इधर लिखने का तरीका यही रहेगा। पहला तो उसमें ये यहां से मिटा देता हूं, एक बार ये पूरा मिटा देता हूं। अब देखें, यहां देखें क्या चेंज होता है। इतना काम तो उसमें भी यही करना है, परावर्त्य विधि में भी। यहां चेंज होगा पहला तो, जैसे निखिलम विधि में विचलन था आधार माइनस भाजक, यहां परावर्त्य विधि में विचलन हो जाएगा भाजक माइनस आधार। उल्टा हो गया, यहां चेंज हो गया। ध्यान क्या कहा मैंने, निखिलम विधि में जो विचलन आता है वो आता है आधार माइनस भाजक, यानी आधार में से भाजक को माइनस करते हैं, जबकि परावर्त्य विधि में जो विचलन आता है वो भाजक में से आधार माइनस होता है। अब ये देखो कि 889 में से 1000 माइनस करने हैं, तो 1000 माइनस करने हैं तो आपके पास उत्तर आता है माइनस का 111। अब वैदिक विधि में क्या होता है, माइनस का चिन्ह जो है वो अपन संख्या के ऊपर लगाते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखें, ये 111 है, ये कंप्लीट माइनस का है, तो हम इसको अलग अलग अंकों के साथ में लिखेंगे तो हर एक अंक के ऊपर माइनस का चिन्ह लगेगा, ऐसे ऊपर लगता है माइनस का चिन्ह। तो एक के ऊपर ये चिन्ह है बार के जैसा, ये माइनस को व्यक्त करता है, यानी ये एक है, ये किसका है, माइनस का है, नेगेटिव है। यहाँ पर ये एक भी किसका है, नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जब भाजक में से आधार को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 111, और उसको हम ऐसे लिखेंगे अलग अलग, 111 लिखा और सबके ऊपर लगा दिया माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर लिखते हैं एक परिवर्तित अंक, क्योंकि ये विधि कौन सी है, परावर्त्य विधि। तो परावर्त्य विधि है तो विचलन ज्ञात करने के बाद में यहाँ पे लिखा जाएगा परिवर्तित अंक। और ये परिवर्तित अंक क्या होता है कि विचलन में जो मान आता है उसका अपोजिट साइन होता है, यानी कि विचलन में यदि कोई मान धन राशि में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मान आएंगे सारे नेगेटिव, माइनस में आएंगे। और अगर ऊपर वाले मान माइनस में आ रहे हैं तो नीचे वाले सारे मान किस में होंगे, प्लस में होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों मान किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे ये तीनों मान नीचे किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 111 था, नीचे प्लस का 111 इसको कर देना है। अब उसी प्रकार से जैसे पिछले सवाल निखिलम में हमने बनाया था वैसे ही एक लाइन यहाँ पे बना देंगे। अब देखो, जितने आधार में 0 हैं उतने अंक दूसरे खंड में आते हैं, बचे हुए सारे अंक तीसरे खंड में जितने आधार में 0 हैं उतने तीसरे खंड में आते हैं, बाद बाकी सारे बीच वाले दूसरे खंड में आते हैं, इस प्रकार से। अब करने का तरीका वही है, पहली स्टेप हमेशा कंप्लीट होती है, तो यहाँ 1 है तो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस 1 का गुणा निखिलम विधि में किससे किया था, विचलन से किया था, लेकिन यहाँ किससे होगा, परिवर्तित अंक से होगा। तो ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ 1 है, इसका गुणा किससे होगा, परिवर्तित अंक से, जो कि कितने हैं, 1 1 1, तीनों प्लस में है, यानी 111 समझे आप। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, 1 1 1, तीनों में लिखना है, एक के नीचे एक अंक लिखना है। फिर दूसरी स्टेप कंप्लीट, यहाँ क्या आ गया, 2, फिर 2 का गुणा करना है परिवर्तित अंक से, वो कितना है, 111, तो ये 222 आएंगे। अलग अलग अंकों के नीचे से लिखते चलेंगे। फिर तीसरी स्टेप कंप्लीट,
1 और 1 2, 2 और 2 4, ये लो 4 आ गए यहाँ पे। अब 4 का गुणा किससे होगा? वही 1 1 1 से, तो 444 आ जाएंगे, ये लो। अब अंतिम अंक के नीचे अंक आ गया, आपकी स्टेप खत्म। अब इन अंकों को यहाँ पे जोड़ लें आप। 4 और 4 कितने होते हैं? 8। ये कितने हो गए? 3 और 2 5 और 4 9। ये कितने हो गए? 7। ठीक है, यहाँ पे 798, ये तो क्या आ गया आपके पास? शेषफल। और यहाँ 124, ये क्या आ गया आपके पास? भागफल। आप देख रहे हैं इसके आंसर वही हैं जो पहले आए हैं, और वैसे भी आंसर तो वही आने क्योंकि क्वेश्चन सेम है। तो लास्ट में लिखेंगे इसलिए अभिष्ट भागफल बराबर 124 और इसका जो शेषफल प्राप्त होता है वो है आपका 798, और ये आ जाएंगे आपके फाइनल आंसर। तो आप देख पा रहे हैं कि निखिलम विधि और परावर्त्य विधि में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सोल्व करने का तरीका सेम ही है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। बस 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, वापस रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ कि निखिलम विधि के अंदर विचलन जो है वो आधार में से भाजक को माइनस करने पे आता है। ठीक है, और परावर्त्य विधि जो है उसमें विचलन जो है वो भाजक में से आधार माइनस करने पे आता है, और उसके बाद में परावर्त्य विधि के अंदर यहाँ पे परिवर्तित अंक ले लिया जाता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बाकी दोनों मेथड सेम ही तरीके से सोल्व होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। निखिलम विधि और परावर्त्य विधि पर आधारित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको घर पे सोल्व करना है, और उसके आंसर जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करने हैं। ध्यान रहे, आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको दोनों विधियों से हल करना है, निखिलम से भी करना है और परावर्त्य विधि से भी करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे ध्वजांक विधि। थैंक यू।